हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सबसे बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स पेपर कोड जिसका 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की चल रही है। सो यूनिट स्टार्ट करने से पहले, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आई डू से कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। इवन रिवीजन सीरीज आपको पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की कंडक्ट की जा रही है। सो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के रिलेटेड। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग का बैकबोन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि किसी इंडिविजुअल या रोल का क्या ड्यूटी है, काम कंप्लीट करना और उसका आउटकम्स के लिए अकाउंटेबल होना। अथॉरिटी एक लेजिटिमेट पावर है जो किसी पोजीशन या पर्सन को डिसीजंस लेने, ऑर्डर्स देने और टास्क एग्जीक्यूट करने का राइट देती है। इन दोनों के साथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आती है जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करती है और डिसेंट्रलाइजेशन टीम्स को ऑटोनॉमी देती है। हम इसमें अब कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखेंगे। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं इसमें सोर्सेज क्या, अथॉरिटी के पोजीशन है, एक्सपीरियंस है, फिर टाइप्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, लाइन, स्टाफ, फंक्शनल, डेलीगेशन की स्टेजेस देखेंगे और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का रोल क्या है। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। सो डिटेल में स्टार्ट करते हैं विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि एक इंडिविजुअल या रोल का ऑब्लिगेशन या ड्यूटी क्या है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क या अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ये इन्वॉल्व करता है अकाउंटेबिलिटी, मतलब अपने एक्शंस और उनके आउटकम्स के लिए जवाबदेह होना, रिस्पॉन्सिबल होना, या आपने उसको बताना है, यानी आपने उस चीज को क्लैरिफाई करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को असाइन की जा सकती है और ये इफेक्टिव मैनेजमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है। अगर इसके की फीचर्स की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती है ताकि हर कोई जाना उसको कि उसका क्या काम है उसको पता हो। ये आउटकम्स के लिए अकाउंटेबल होने को इंश्योर करती है। सक्सेस हो या फेलियर जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर एग्जांपल दूं, एक सेल्स मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंथली सेल्स टारगेट अचीव करना और टीम परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल होना। अब क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी और फोकस देती है। अकाउंटेबिलिटी के थ्रू परफॉर्मेंस और ट्रस्ट दोनों ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी वो लेजिटिमेट पावर या राइट है जो एक पोजीशन या इंडिविजुअल को मिलता है टू मेक डिसीजंस, गिव इंस्ट्रक्शंस और टेक एक्शंस जो असाइंड रिस्पांसिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऑफिशियल कैपेसिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन के हिरार्की से आती है और इसका यूज सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट और कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है जी। इसके फीचर्स की बात करें, अथॉरिटी पोजीशन बेस्ड होती है, मतलब हायर रूल्स को ज्यादा पावर मिलती है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली डिफाइंड होती है, लाइक थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हो गए। अगर एग्जांपल दूं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी होती है कि टीम मेंबर्स को टास्क असाइन करे और डेडलाइन सेट करने की। ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, बहुत बार बीच में से पूछा जाता है। एम्प्लॉयज अथॉरिटी मल्टीपल सोर्सेज से डिराइव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है पोजीशन। सबसे कॉमन सोर्स डेजिग्नेटेड पोजीशन से अथॉरिटी मिलती है, जैसे आपका मैनेजर हो गए, आप डायरेक्टर हो गए। पोजीशन डिफाइन डिसीजन मेकिंग पावर एंड कमांड राइट्स। ठीक है। अगर एग्जांपल दूं, एक डिपार्टमेंट हेड को हायरिंग डिसीजन लेने का राइट पोजीशन से मिलता है। सेकेंड आता है एक्सपीरियंस। एम्प्लॉयज जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज रखते हैं उन्हें अथॉरिटी दी जा सकती है बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। एग्जाम्पल, एक सीनियर इंजीनियर को कॉम्प्लेक्स टेक्निकल डिसीजंस का अथॉरिटी एक्सपीरियंस की वजह से मिलता है। तीसरा, मॉरल वर्थ। कुछ केसेस में एम्प्लॉयज को एथिकल स्टैंडिंग या मॉरल वर्थ के बेसिस पे अथॉरिटी मिलती है, स्पेशली इंटरेस्ट बेस्ड रूल्स। इसके एग्जाम्पल अगर दूं, एक रिस्पेक्टेड टीम लीडर को अथॉरिटी मिलती है क्योंकि टीम उस पर भरोसा करती है। चौथा आता है पास्ट सर्विस। एम्प्लॉयज जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉयल्टी दिखाते हैं उन्हें पास्ट सर्विस के बेसिस पे अथॉरिटी दी जा सकती है। अगर एग्जांपल दूं, एक 20 ईयर वेटरन एम्प्लॉय को की प्रोजेक्ट लीड बनाया जाता है। पांचवा, इंटेलिजेंस। हाई इंटेलिजेंस या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज वाले एम्प्लॉयज को अथॉरिटी मिल सकती है बेस्ड ऑन देयर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। अगर इसके एग्जांपल दूं, एक डाटा साइंटिस्ट को एनालिटिक ड्रिवन डिसीजंस का अथॉरिटी इंटेलिजेंस की वजह से मिलता है। ठीक है। अब अथॉरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, क्लियर कमांड स्ट्रक्चर देता है जो चॉइस को प्रिवेंट करता है, ये इसका सबसे मेन पर्पस है। सेकेंडली अगर बात करें,
डिसीजन मेकिंग और टास्क एग्जीक्यूशन को ये चीज बहुत इफेक्टिव बनाती है। अब आगे आती है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी? ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले लाइन अथॉरिटी, ये डायरेक्ट वर्टिकल चेन ऑफ कमांड वाली अथॉरिटी है जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक फ्लो करती है। लाइन मैनेजर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कोर ऑपरेशन और हैव कमांड ओवर देयर टीम्स। अगर इसकी एग्जांपल दूं, एक प्रोडक्शन मैनेजर जो फैक्ट्री वर्कर्स को डायरेक्ट ऑर्डर्स देता है, ठीक है जी। सेकेंड आती है स्टाफ अथॉरिटी, ये सपोर्टिव और एडवाइजरी अथॉरिटी है जो लाइन पर्सोनल को हेल्प करती है। स्टाफ रूल्स जैसे आपका एचआर हो गया या लीगल एडवाइजर्स हो गए, रिकमेंडेशंस देते हैं लेकिन डायरेक्ट कमांड नहीं देते। अगर इसके एग्जांपल दूं, एचआर मैनेजर रिक्रूटमेंट पॉलिसी सजेस्ट करता है लेकिन हायरिंग डिसीजन लाइन मैनेजर ही लेता है। तीसरी आती है फंक्शनल अथॉरिटी, ये अथॉरिटी स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज या स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेसिस पे दी जाती है। फंक्शनल एक्सपर्ट्स को अपने एरिया में डिसीजंस और ऑर्डर्स देने का राइट होता है इसके पास, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल दूं, एक आईटी मैनेजर को साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन्फोर्स करने का फंक्शनल अथॉरिटी होता है। अब क्यों ये टाइप्स ऑफ अथॉरिटी मैटर करती हैं? देखो, अलग अलग रोल्स के लिए क्लियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन देता है, कोलैबोरेशन और स्पेशलाइजेशन को ये चीज प्रमोट करती है। नेक्स्ट चलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन, जिसे आप डेलीगेटर कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को दूसरे पर्सन, जिसे डेलीगेटी कहा जाता है, को ट्रांसफर करता है टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क या मेक डिसीजंस। ये लोअर लेवल्स को एम्पावर करता है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। अगर इसके की फीचर्स की बात करें, सबसे पहले डेलीगेटर रिटेन्स अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी, आउटकम्स की जिम्मेदारी उन पे ही रहती है। डेलीगेटी असाइन टास्क को कंप्लीट करता है विद इन द ग्रांटेड अथॉरिटी। एग्जांपल अगर दूं, एक सीनियर मैनेजर एक जूनियर को मार्केटिंग कैंपेन के डिसीजंस का अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है। अब बात आती है बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, बेनिफिट्स तो हैं इसके। सबसे पहले इट लीड्स टू बेटर डिसीजंस। जब अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज होती है और रेलेवेंट एक्सपर्टाइज वाले इंडिविजुअल्स को डेलीगेट की जाती है तो डिसीजंस बेटर होते हैं क्योंकि डाइवर्स पर्सपेक्टिव और इनसाइट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, लोकल सेल्स टीम मार्केट स्पेसिफिक डिसीजन ले सकती है जो हेडक्वार्टर से बेटर हो सकते हैं। सेकेंड आता है इट रिलीव्स द मैनेजर ऑफ हिज हैवी वर्कलोड। डेलीगेशन मैनेजर के वर्कलोड को कम करती है ताकि वो हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस कर सके, जैसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग होगी। अगर एग्जांपल दूं, एक सीईओ रूटीन टास्क जूनियर मैनेजर्स को डेलीगेट करता है टू फोकस ऑन एक्सपेंशन प्लान्स। थर्ड आता है इट हेल्प्स ट्रेन सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन सबऑर्डिनेट्स को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटीज देती है जो उनके स्किल्स, कॉन्फिडेंस और एक्सपर्टाइज को डेवलप करता है। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं, एक जूनियर मैनेजर को बजटिंग का अथॉरिटी देना उसको फाइनेंशियल स्किल्स ये चीज सिखाती है। अब डेलीगेशन अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट को ये दोनों चीजों को ये प्रमोट करती है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा खासा बढ़ाती है। अब आती है स्टेजेस इन डेलीगेशन। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, डेलीगेशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो 5 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले आता है डिफाइन असाइनमेंट्स एंड डेलीगेट अथॉरिटी इन लाइट ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। पहले असाइनमेंट्स क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के हिसाब से अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। अगर एग्जांपल दूं, एक मैनेजर टीम को सेल्स टारगेट और कैंपेन बजट का अथॉरिटी देता है विद क्लियर गोल्स। सेकंड आता है सिलेक्ट द पर्सन इन लाइट ऑफ द जॉब टू बी डन। एप्रोप्रिएट पर्सन को स्किल्स, कैपेबिलिटीज और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है फॉर द डेलीगेटेड टास्क। अगर एग्जांपल दूं, एक एक्सपीरियंस्ड मार्केटर को कैंपेन लीड बनाया जाता है। थर्ड आता है मेंटेन ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। डेलीगेशन के दौरान ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करना जरूरी है फॉर कोऑर्डिनेशन, फीडबैक और क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अगर एग्जांपल दूं, रेगुलर चेक-इन्स करो ताकि प्रोजेक्ट ट्रैक पे हो। चौथा, इस्टेब्लिश प्रॉपर कंट्रोल। कंट्रोल सेट किए जाते हैं जैसे माइलस्टोन्स हो गए, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होगी और गाइडेंस दी जाती है ताकि टास्क इफेक्टिवली कंप्लीट हो सके। अगर एग्जांपल दूं, मंथली रिपोर्ट्स को ट्रैक करना डेलीगेटेड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में, ठीक है जी। पांचवा आता है रिवॉर्ड इफेक्टिव डेलीगेशन एंड सक्सेसफुल अजम्पशन ऑफ अथॉरिटी। जब डेलीगेटेड टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं तो डेलीगेटी को रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड किया जाता है ताकि फ्यूचर डेलीगेशन को लेके उसको मोटिवेशन मिले। अगर एग्जांपल दूं, बोनस या प्रमोशन दी जाती है वेल एग्जीक्यूटेड डेलीगेटेड टास्क के लिए। अब ये स्टेजेस अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच डेलीगेशन को इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है। क्लियर एक्सपेक्टेशंस और रिवॉर्ड ट्रस्ट और परफॉर्मेंस दोनों को ही बढ़ाती है।
आगे चलते हैं, अथॉरिटी इनफॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। सबसे पहले अथॉरिटी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो अथॉरिटी प्राइमरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होती है, जहां ये वेल डिफाइंड, कॉन्स्पिशियस और फाइनाइट होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी हिरार्किकल स्ट्रक्चर्स और फॉर्मल रूल्स के थ्रू फ्लो करती है, लाइक सीईओस, मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के पोजीशंस हो गए। की फीचर्स की बात करें, अथॉरिटी लेजिटिमेट राइट टू कमांड देती है, जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में क्लियर होता है। ये डेलीगेटेड हो सकती है फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स। अगर एग्जांपल दूं, एक डिपार्टमेंट हेड को हायरिंग और फायरिंग का अथॉरिटी होता है एज पर देयर रोल। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द अदर हैंड सोशल रिलेशनशिप्स, नेटवर्क्स और पर्सनल कनेक्शंस पे बेस्ड होती हैं, और यहाँ फॉर्मल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में इन्फ्लुएंस और लीडरशिप ट्रस्ट, रिस्पेक्ट या एक्सपर्टाइज से आती है, ना कि लेजिटिमेट कमांड से। इसके की फीचर्स की बात करें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड फॉर्मल हिरार्की ऑपरेट करती हैं। अथॉरिटी के बजाय इन्फ्लुएंस या सोशल पावर का रोल होता है ज्यादा। एग्जाम्पल अगर दूं, एक टीम में एक रिस्पेक्टेड मेंबर जो ऑफिशियली लीडर नहीं है, लेकिन टीम उसकी एडवाइस मानती है। अब ये मेन डिफरेंस क्यों है, वाई फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल अथॉरिटी स्ट्रक्चर और कंट्रोल देता है, जबकि इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। ठीक है जी, दोनों का बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, डेलीगेशन एवोल्यूशनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। देखो डेलीगेशन एक एवोल्यूशनरी और डेवलपमेंटल प्रोसेस है, क्योंकि ये टाइम के साथ इंप्रूव होता है थ्रू एक्सपीरियंस, फीडबैक और सपोर्ट। ये एक स्किल है जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज लर्न और रिफाइन करते हैं टाइम टू टाइम। इसके की फीचर्स की बात करें, इनकरेजमेंट एंड रीइंफोर्समेंट जरूरी है अगर आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड ऑन करना चाहते हो डेलीगेशन में। सुपरविजन, सुपरवाइजर्स या लीडर्स रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स और सपोर्ट के थ्रू डेलीगेशन को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल अगर तुम, एक मैनेजर जो पहली बार डेलीगेट करता है, फीडबैक और मेंटरिंग से बेटर हो सकती है डेलीगेशन। ठीक है, अब ये क्यों एवोल्यूशनरी है, देखो डेलीगेशन स्किल्स लर्नेबल हैं और प्रैक्टिस से इंप्रूव होते हैं। रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन और ट्रस्ट दोनों को ही बढ़ाती है। रीइंफोर्समेंट जैसे आपने रिवॉर्ड्स वगैरह दिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स। व्हाट आर ट्रांजैक्शनल लीडर्स? ट्रांजैक्शनल लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड और रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, फोकसिंग ऑन क्लियर एक्सपेक्टेशंस, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड सिस्टम्स। ये लीडरशिप स्टाइल रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, क्योंकि ट्रांजैक्शनल लीडर्स अथॉरिटी का यूज सिस्टमैटिकली करते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहले एब्डिकेट्स रिस्पांसिबिलिटीज, अवॉइड्स मेकिंग डिसीजंस। देखो ट्रांजैक्शनल लीडर्स रिस्पांसिबिलिटीज एब्डिकेट नहीं करते, वो इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स के अंदर डिसीजंस लेते हैं और रिस्पांसिबिलिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन ये प्रोएक्टिव रिस्क टेकिंग या इनोवेटिव डिसीजन से अवॉइड कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल दूं, एक मैनेजर जो सिर्फ कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से डिसीजंस लेता है। सेकंड आता है इंटरवेंस ओनली व्हेन स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो ट्रांजैक्शनल लीडर्स तभी इंटरवेन करते हैं जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स या एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती या नहीं होते। ये ऑनगोइंग सपोर्ट या डेवलपमेंट के बजाय करेक्टिव एक्शन पे फोकस करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक मैनेजर जो टीम को तभी फीडबैक देता है जब सेल्स टारगेट मिस होते हैं। तीसरा मेन आता है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड फॉर एफर्ट्स। ट्रांजैक्शनल लीडर्स रिवॉर्ड फॉर एफर्ट अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज को रिकॉग्निशन, बोनसेस या प्रमोशंस मिलते हैं फॉर मीटिंग परफॉर्मेंस टारगेट्स। ये क्लियर एक्सपेक्टेशंस और इंसेंटिव्स के थ्रू मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल अगर दूं, सेल्स टीम को टारगेट अचीव करने पे बोनस देना। अब ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्लियर स्ट्रक्चर और प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, स्पेशली रूटीन या स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस में। परफॉर्मेंस ड्रिवन एनवायरनमेंट के लिए ये इफेक्टिव है, लेकिन इनोवेशन के लिए लिमिटेड कहीं ना कहीं ये हो सकता है। होप सो आपको जितना करवाया वो समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। एवोल्यूशनरी ये हमारा सारा हो गया है। देखो अब जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारा अब का टॉपिक है, ये जो टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर का एक पावरफुल मिक्स है। लीडरशिप लेवल्स बताते हैं कि कैसे लीडर्स इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स से लेकर विजनरी तक इन्वॉल्व करते हैं।
ईच लेवल अपने यूनिक कंट्रीब्यूशन के साथ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ, ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग और आउटरीच के टूल्स हैं। डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी को लोअर लेवल्स तक डेलीगेट करता है, इंपावरिंग टीम्स और इंप्रूविंग एजिलिटी। प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोडक्ट्स के अराउंड डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, फोकसिंग ऑन स्पेशलाइजेशन और परफॉर्मेंस। और जो प्रोडक्ट हियरार्की प्रोडक्ट्स को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करती है फ्रॉम ब्रॉड कैटेगरीज टू स्पेसिफिक टीम्स। ये सब कॉन्सेप्ट्स एक साथ ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक फोकस और मार्केट सक्सेस को ड्राइव करते हैं, जो अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर लीडरशिप लेवल्स। लीडरशिप लेवल्स एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि लीडर्स कैसे अलग अलग स्टेजेस या लेवल्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं, फ्रॉम इंडिविजुअल एफर्ट्स टू बिल्डिंग एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटनेस। ये लेवल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। ईच लेवल एक नई स्किल सेट और रिस्पांसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यो पेपर में पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप लेवल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले आता है he makes a productive contribution through talent, knowledge, skills and good work habits। ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लेवल है जहां एक पर्सन अपने टैलेंट, नॉलेज, स्किल और वर्क हैबिट्स के थ्रू ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फॉर्मल लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटीज नहीं होती। फोकस है पर्सनल एक्सीलेंस और टास्क कंप्लीशन पे केवल। एग्जांपल अगर दूं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हाई क्वालिटी कोड लिखता है टू सपोर्ट टीम प्रोजेक्ट। सेकेंड आता है he contributes to the achievement of group objectives and works effectively with others in a group। ये टीम प्लेयर लेवल है जहां एक पर्सन ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है और टीम के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट करता है। ये लेवल टीम वर्क और कलेक्टिव गोल्स पे फोकस करता है। अगर एग्जांपल दो, एक मार्केटिंग टीम मेंबर जो कैंपेन्स के लिए आइडियाज देता है और कलीग्स के साथ क्लोजली काम करता है। तीसरा, he organizes people and resources towards the effective and efficient pursuit of predetermined objectives। ये ऑर्गेनाइजर लेवल है जहां एक लीडर लोगों और रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज करता है टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। रिस्पांसिबिलिटी होती है प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन और एग्जीक्यूशन की। एग्जांपल अगर दूं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो टीम टास्क असाइन करता है और डेडलाइंस को सेट करता है। ठीक है जी। चौथा आता है he catalyzes commitment to and vigorous pursuit of a clear and compelling vision and stimulates the group to high performance standards। ये विजनरी लीडर लेवल है जहां एक लीडर एक क्लियर और कंपेलिंग विजन सेट करता है, टीम को इंस्पायर करता है और हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को स्टिमुलेट करता है। फोकस है मोटिवेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स पे। अगर एग्जांपल दूं, एक सीईओ जो कंपनी को ग्लोबल लीडर बनाने का विजन देता है और एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है। पांचवा आता है he builds enduring greatness through a paradoxical combination of professional will and personal humanity। देखो, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप है जहां एक लीडर एंड्योरिंग ग्रेटनेस क्रिएट करता है बाय बैलेंसिंग प्रोफेशनल विल और पर्सनल ह्यूमैनिटी। प्रोफेशनल विल यानी डिटर्मिनेशन हो गया, एम्बिशन हो गया, और पर्सनल ह्यूमैनिटी की बात करें, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी हो गया। ये लीडर्स लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट और लेगेसी बनाते हैं। एग्जांपल अगर दूं, एक फाउंडर जो कंपनी को इंडस्ट्रियल लीडर बनाता है व्हाइल मेंटेनिंग अ पीपल फर्स्ट कल्चर। ठीक है जी। अब ये लीडरशिप लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लीडरशिप एवोल्यूशन को क्लियर स्टेजेस में ये मैप करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को राइट लीडर्स को राइट रोल्स में प्लेस करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, होप सो आपको सारा समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वो चैनल्स या मेथड्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, एम्प्लॉयज या स्टेक होल्डर्स। ये मार्केटिंग, सेल्स और इंटरनल कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत क्रिटिकल है। कुछ की मोड्स आते हैं जिसमें सबसे पहला आता है एडवर्टाइजिंग, ब्रोशर्स एंड बुकलेट्स होगी। एडवर्टाइजिंग में ब्रोशर्स और बुकलेट्स का यूज होता है टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू विजुअली अपीलिंग इंफॉर्मेटिव कंटेंट। ये ब्रांड अवेयरनेस और कस्टमर एंगेजमेंट के लिए इफेक्टिव है। अगर एग्जांपल दूं, एक कार कंपनी शोरूम में ब्रोशर्स रखती है टू हाईलाइट न्यू मॉडल्स। सेकंड आता है सेल्स प्रमोशन, कॉन्टेस्ट होते हैं। सेल्स प्रमोशन में कॉन्टेस्ट का यूज होता है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स और बूस्ट सेल्स थ्रू इंसेंटिव्स या एक्साइटमेंट। अगर एग्जांपल दूं, एक रिटेल स्टोर विनर स्मार्ट फूड कॉन्टेस्ट चलाता है टू ड्राइव फुटफॉल। ठीक है जी। तीसरा, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ब्लॉग्स के थ्रू हो सकती है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में ब्लॉग्स का यूज होता है टू क्रिएट ऑर्गेनिक वर्क थ्रू ऑथेंटिक यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक टेक कंपनी के प्रोडक्ट रिव्यूज ब्लॉग के थ्रू वायरल होते हैं। चौथा आता है पर्सनल सेलिंग, सेल्स मीटिंग्स होती हैं इसमें। पर्सनल सेलिंग में सेल्स मीटिंग का यूज होता है टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कस्टमर्स और क्लोज डील्स थ्रू पर्सनलाइज्ड पिचेस। अगर एग्जांपल दूं, एक इंश्योरेंस एजेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करता है टू पॉलिसी बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है?
देखो, अलग अलग चैनल्स अलग अलग ऑडियंस और ऑब्जेक्टिव्स के लिए इफेक्टिव होती है। इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी ब्रांड रीच और एंगेजमेंट को मैक्सिमाइज करती है। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उन्होंने आपको मैचिंग का दिया था, एक साइड आपने एडवर्टाइजमेंट मोड्स दे दिए थे, दूसरी साइड डिस्क्रिप्शन उनके व्यूज दे दिए थे, आपने मैच करके बताना था। अब आते हैं अगेन डिसेंट्रलाइजेशन पे। वैसे तो ये हम कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर को ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की के लोअर लेवल्स तक डेलीगेट किया जाता है। ये टॉप मैनेजमेंट से मिडिल या लोअर लेवल मैनेजर्स या इवन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज तक पावर ट्रांसफर करती है। इसके की फीचर्स की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन ग्रेटर ऑटोनॉमी देती है, अलाउइंग फास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकल नीड्स। ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट और लोकल नॉलेज यूटिलाइजेशन को बूस्ट करती है। अगर एग्जांपल दूं, एक रिटेल चेन के स्टोर मैनेजर्स को लोकल प्राइसिंग डिसीजंस का अथॉरिटी मिलता है। अब आते हैं डिग्रीज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले पार्शियल डिसेंट्रलाइजेशन, लिमिटेड अथॉरिटी डेलीगेट होती है विद टॉप मैनेजमेंट रिटेनिंग मेजर कंट्रोल। फिर फुल डिसेंट्रलाइजेशन आती है, सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल्स को दी जाती है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे, कॉम्प्लेक्सिटी पे, इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे कि कौन सी डिग्री को फॉलो किया जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, एक स्टार्टअप फुल डिसेंट्रलाइजेशन प्रेफर करता है फॉर एजिलिटी, जबकि एक एमएनसी पार्शियल डिसेंट्रलाइज यूज करती है फॉर कंट्रोल पर्पस। अब मेन चीज है बैलेंसिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन यानी टॉप लेवल कंट्रोल और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस जरूरी है अगर आप कोऑर्डिनेशन कंट्रोल इंश्योर करना चाहते हो और अलाइनमेंट करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। टू मच डिसेंट्रलाइजेशन चाउस क्रिएट कर सकती है, टू मच सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग को स्लो कर सकती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फास्टर डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिवनेस देता है, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट और इनोवेशन को बूस्ट करता है बाय लेवरेजिंग लोकल एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट आता है, अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें कंपनी के डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स अलग अलग प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कवरिंग इट्स डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सेल्स। एडवांटेजेस की अगर बात करें, सबसे पहले इट लीड्स टू कंटिन्यूअस एंड अनडिवाइडेड अटेंशन टू द प्रोडक्ट। हर डिपार्टमेंट सोलली फोकस करता है अपने असाइन प्रोडक्ट पे, लीडिंग टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बेटर डेवलपमेंट और टारगेटेड मार्केटिंग। अगर एग्जांपल दूं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का स्मार्टफोन डिवीजन डेडिकेटली न्यू मॉडल्स को डेवलप करता है। सेकंड आता है, इट इनेबल्स टॉप मैनेजमेंट टू कंपेयर द परफॉर्मेंसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर से टॉप मैनेजमेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स के परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट सक्सेस को इजीली कंपेयर कर सकती है। ये स्ट्रेटेजी डिसीजंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे आपकी रिसोर्स एलोकेशन होगी, अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी कंपेयर करती है कि उसका टीवी डिवीजन वर्सेस एसी डिवीजन कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। थर्ड, इट मोटिवेट्स द डिपार्टमेंटल हेड टू इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। जब डिपार्टमेंटल हेड एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, मीट टारगेट्स और compete विद अदर डिपार्टमेंट्स। अगर एग्जांपल दूं, एक प्रोडक्ट मैनेजर अपने प्रोडक्ट की मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए इनोवेटिव स्ट्रेटजीज को बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन हर एडवांटेज के साथ परफेक्ट है, लेकिन ये रिसोर्स डुप्लीकेशन या इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन जैसे चैलेंजेस भी ला सकती है। अब बात करते हैं क्यों करते हैं हम। देखो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन और इनोवेशन को ये ड्राइव करती है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी को ये इनहैंस करती है। नेक्स्ट आता है अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रोडक्ट हायरार्की। देखो, प्रोडक्ट हायरार्की एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें प्रोडक्ट्स को अलग अलग लेवल्स पे ऑर्गेनाइज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। ये हायरार्की टिपिकली 5 लेवल से बनी होती है, प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप और आइटम। ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज और मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड अगर लेवल्स की बात करें, सबसे पहला प्रोडक्ट फैमिली, सबसे ब्रॉड लेवल जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस रिलेटेड टू अ कॉमन पर्पस या मार्केट सेगमेंट आती हैं। एग्जांपल दूं, फाइनेंशियल सर्विसेज एक प्रोडक्ट फैमिली है जो इंश्योरेंस, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करती है। फिर सेकंड आता है प्रोडक्ट क्लास, एक स्पेसिफिक कैटेगरी विद इन अ प्रोडक्ट फैमिली जिसमें प्रोडक्ट्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट फैमिली में लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट क्लास है। तीसरा प्रोडक्ट लाइन आता है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद इन अ प्रोडक्ट क्लास जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स, कस्टमर सेगमेंट्स या नीड्स को सर्व करते हैं। अगर एग्जांपल दूं,
लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट लाइन है जो टर्म लाइफ, होल लाइफ, यूनिवर्सल लाइफ और वेरिएबल लाइफ पॉलिसीज को इंक्लूड करता है। चौथा प्रोडक्ट टाइप आता है। प्रोडक्ट लाइन के अंदर स्पेसिफिक वेरिएशन या ऑप्शन जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाइन में टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट टाइप है। पांचवा आइटम, सबसे स्पेसिफिक लेवल जिसमें एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट या स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, एलआईसी का जीवन आनंद पॉलिसी एक स्पेसिफिक आइटम है। ठीक है। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, लाइफ इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट लाइन। लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट लाइन है क्योंकि ये मल्टीपल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करती है जो सिमिलर नीड्स सर्व करते हैं। रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे टर्म लाइफ, होल लाइफ, यूनिवर्सल लाइफ, वेरिएबल लाइफ हो गया, और सिमिलर नीड्स यानी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हर प्रोडक्ट टाइप अपने यूनिक फीचर्स और टारगेट कस्टमर्स के साथ आती है, लेकिन सब लाइफ इंश्योरेंस के ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर होते हैं। अब प्रोडक्ट हायरार्की क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट्स को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है फॉर बेटर मैनेजमेंट और मार्केटिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को ये स्ट्रेटेजिक बनाता है। सो यहाँ पे हमारा सेशन होता है वाइंड अप। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो करते हैं सेशन क्लोज। कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।